नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेल अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। अब तक मैं आपको इसकी 2 किस्तें सुना चुका हूँ। आज मैं आपको एक साथ तीसरी और चौथी किस्त सुना रहा हूँ। जी हाँ, आज एक साथ 2 किस्तें सुना रहा हूँ आपको। तो सुनिए, यह है किस्त नंबर 3। ऑल इंडिया मुशायरा कैसर बाग की बारादरी से रिले किया जा रहा है। मोहतरमा सूफिया नसीम सबियाबादी मुशायरे की सदारत फरमा रही हैं। अभी आपने मोहतरमा नाज़नीन बरेलवी से उनका कलाम सुना। अब लखनऊ की होनहार शायरा मिस रश्क कमर से उनकी ताज़ा गज़ल समात फरमाइए। आइए बहन रश्क कमर। मुशायरे के इख्तिताम पर रश्क कमर ने अपना लेडी हैमिल्टन का स्याह बुर्का ओढ़ा और पिछले दरवाजे से निकलकर गैलरी में पहुंची, जहां आगा फरहाद स्याह शेरवानी सफ़ेद पायजामे में मलबूस अपनी ब्याज हाथ में लिए रेडियो स्टेशन के एक नौजवान अफसर सैयद साहब के साथ मौजूद थे। सैयद साहब ने हेडफोन उतारा। उनके आदमियों ने अपना अंगड़ खंगड़ समेटना शुरू किया। रश्क साहिबा, आपके तरन्नुम ने मुशायरा लूट लिया, सैयद साहब ने मुस्कुराकर कहा। रश्क कमर ने नकाब उलटकर तस्लीम अर्ज की, अब चुपके से निकल चलो, वर्मा साहब ने तुम्हारे लिए एक और प्रोग्राम बनाया है। आगा फरहाद ने उठते हुए कहा, वो प्रोग्राम कल बताएंगे। अच्छा भाई सैयद, कल तुमसे वर्मा के यहाँ मुलाकात होगी। आगा फरहाद के साथ बाहर आकर रश्क कमर तांगे में सवार हुई। तुमसे किसी ने सवालात तो नहीं किए? गैर ज़रूरी, फरहाद ने दरियाफ्त किया। सवालात हमेशा गैर ज़रूरी होते हैं, रश्क कमर ने कहा। लेकिन अब आप कौन सा नया प्रोग्राम सोच रहे हैं? ये भी गैर ज़रूरी सवाल है। खामोश रहो और देखती जाओ, हम तुम्हारा करियर बना रहे हैं। तांगा पाटे नाले के एक मकान पर जाकर रुका। उसके दरवाजे पर भी टाट का पर्दा पड़ा था, लेकिन यह मकान फुरकान मंजिल की उस कोठरी से 1000 दर्जा बेहतर था। देवड़ी के अंदर छोटा सा आंगन, खपरेल का बरामदा, अंदर 2 कमरे, देवड़ी के पास बैतुल खला, दूसरी तरफ बावर्ची खाना, अमरूद के दरख्त के नीचे पानी का नल। रश्क कमर को मुशायरों से आमदनी हो रही थी। रेडियो पर गाने के प्रोग्राम मिल रहे थे। 6-7 महीने में काया पलट गई। खालू अब किसी बढ़िया हेयर कटिंग सैलून में मुलाजमत करना चाहते थे, मगर हुरमुज़ी खाला ने मना कर दिया कि लोग कहेंगे मिस रश्क कमर के खालू नाई हैं। उनको फरहाद साहब ने एक दुकान में जिल्द साजी के काम पर लगवा दिया। दूसरे रोज शाम के 5 बजे कमरुन और जमीलुन बुड़के ओढ़ नज़र बाग फरहाद साहब के बताए हुए पते पर पहुंची। बालाई मंजिल की बालकनी में मियाँ फरहाद इंतज़ार सागर खींच रहे थे। इशारे से ऊपर बुलाया। जमीलुन के लिए नई बैसाखी आ गई थी, मगर उसे जीना चढ़ने में दिक्कत होती थी। फरहाद खुद दौड़े हुए नीचे गए।
उस बेचारी को सहारा देकर दूसरी मंजिल पर लाए। गैलरी में दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, नरेंद्र कुमार वर्मा, जर्नलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, राइटर एंड आर्ट एडवाइजर। अंदर कमरा मुंह से बोल रहा था कि एक खालिस इंटेलेक्चुअल की बैठक हो। दीवारों पर चुखताई के प्रिंट, एक तरफ गालिब, दूसरी तरफ टैगोर, कोने में फ्लोर लैंप, बुक शेल्फ में अंग्रेजी उर्दू किताबें, नीची तवील मेज पर उर्दू के तरक्की पसंद जरीदे और चंद ताज़ा बताज़ा पाकिस्तानी रिसाले, फर्श पर रंगीन चटाई। कश्ती में स्टूडियो पॉटरी का टी सेट। साहिब खाना फर्श पर बैठे थे। रेडियो स्टेशन वाले दोस्त से मसरूफ़ गुफ्तगू थे। एक दीवान पर एक नाजुक अंदाम गोरी सी 17-18 साल लड़की मामूली फालसई साड़ी पहने सहमी बैठी थी। नौवालिद लड़कियों को देखते ही घबराकर उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर नमस्ते किया। साहिब खाना फौरन खड़े हो गए। कमरुन जमीलुन को बड़े तपाक से तस्लीमात अर्ज की और टोकरी नुमा नहायत आर्टिस्टिक कुर्सियों पर बिठाया। वर्मा साहब आगा फरहाद से उम्र में चंद साल बड़े थे। मोटे स्याह फ्रेम की ऐनक, सर पर झुआ भर बाल, खादी सिल्क का बादामी कुर्ता, नेहरू जैकेट, चूड़ीदार पायजामा, चेहरे से नेक दिली और खुशखल्की हुवेदा थी। देखने सुनने में भी बुरे नहीं थे। बैचलर अपार्टमेंट था। मुलाजिम छोकरे को आवाज़ दी। वो नहीं आया तो झुंझला कर चायदानी उठाई और किचन की तरफ भागे। आपने अब तक बताया ही नहीं साहिब खाना कौन साहब है? रशिया कमल ने चुपके से पूछा। रेडियो वाले दोस्त दीवान पर बैठे छलेरी लड़की से बात कर रहे थे। ये आगा फरहाद ने जवाब दिया। अरे लाजवाब आदमी है, रईसज़ादे हैं, माँ बाप नरही पर रहते हैं। इन्होंने ये फ्लैट ले रखा है आर्ट और कल्चर की खिदमत के वास्ते। हमने तुम्हारे मुताल्लिक़ इन्हें बताया, इन्होंने फ़ौरन एक स्कीम बना डाली। अभी देखो आकर बतलाएंगे। वर्मा साहब चायदानी उठाए मुस्कुराते हुए वापस आए। अब आगा फरहाद ने सरगोशी में उनसे दरियाफ्त किया, यार ये लड़की कौन है? ये पहाड़न है, ये सतुआ नाक, कवल नैन, पतली कमर, आपको पहाड़न नजर आती है? सुना है कि उनकी कमर ही नहीं है, खुदा जाने नाड़ा कहाँ बांधते हैं। फरहाद साहब एक के तांगे वालों की तरह गुनगुनाए, लाहौल वला कुव्वत। वर्मा साहब ने झुंझला कर कहा और गोरी लड़की से मुखातिब हुए, मोती इधर आकर बैठो, लो चाय बनाना सीखो। भाई रश्के कमर साहिबा, जरा आप इनकी तरबियत कीजिए। लड़की दीवान से उतरकर चारपाई पर आ बैठी और घबराई हुई से सबके चेहरे तकती रही। लो चाय बनाओ सबके लिए। वर्मा साहब ने ट्रे उसके सामने सरकाई।
चौके सॉरी चौके में बैठना छोड़ मेरी सरद, माफ कीजिएगा, चौके में बैठना छोड़ मेरी सरदन, छुरी कांटे से खाना सीख, लहंगा पहनना छोड़ मेरी सरदन, साया पहनना सीख, पीढ़ी पर बैठना छोड़ मेरी सरदन, अरने धौले कुएं पे तंबूरे, माफ कीजिए, अरने धौले कुएं पर तंबूरे ताने, मेखें दे गड़वाए, मेखें दे गड़वाए। सैयद साहब ने जो दिल्ली वाले थे आलापना शुरू किया, ये क्या है, कहाँ का लोकगीत है? वर्मा ने दिलचस्पी से पूछा। एक देहातन पर दिल्ली का अंग्रेज रेसिडेंट आशिक हो गया था, उसके मुतालिक उस ज़माने में हमारी तरफ ये गीत गाया जाता था। फिर क्या हुआ? वो अंग्रेज कत्ल हुआ। विलियम फ्रेजर, आगा फरहाद ने दरियाफ्त किया, हमारी मोती पे कोई फिरंगी आशिक हो गया तो हम भी उसे कत्ल कर देंगे। वर्मा साहब ने ऐलान किया। साहब, ये कत्ल खून की बातें ना कीजिए, बदशुगनी है। रश्के कमर बोली। भाई सुनो, वर्मा साहब ने सैंडविचेस सर्व करते हुए फरमाया, पिछले हफ्ते हम गए थे अलीगंज के मेले वालिदा को लेकर। वो बेचारी हनुमान जी के मंदिर जा जाकर हमारे लिए मन्नतें मानती हैं कि हम राह रास्त पर आ जाएं, यानी अपना घर बसाएं। अब खुदा की कुदरत देखिए, वालिदा तो गई मंदिर के अंदर, हम ज़रा देर कैमरा लेके निकले बराए मटर गश्त, तो आप नज़र आ गई। एक पेड़ के नीचे खड़ी कजरी गा रही थी, पूरी टोली साथ थी। क़यामत की आवाज़ है, बस रश्का में साहिबा आपके तोड़ पर हैं। हमने आपको रेडियो पर कई दफ़ा सुना है, तो आप इनको पटा के यहाँ ले आए। रश्के कमर ने बेतकल्लुफ़ी से हंस कर कहा, बड़ी मुश्किल से खासुल खास ज़िला फैज़ाबाद की पात्र हैं, और वालिदा को मालूम हो गया तो? आगा फरहाद ने पूछा। अभी तो उन्हें कुछ इल्म नहीं है, हम क्या करें, बजरंग बली की यही मर्जी थी। अच्छा भाई सुनो हमारी स्कीम। हम एक सॉन्ग बर्ड्स क्लब कायम करते हैं। आप तीनों बहैसियत लोकगीत एक्सपर्ट, उसकी स्टार्स, शहर में प्रोग्राम करेंगे, टूर पर जाएंगे, सॉन्ग बर्ड्स क्लब उड़ जाएगा। हम ऑर्गेनाइजर आदमी हैं, बला के एफिशिएंट। कल हम आर्ट स्कूल से इसके लेटर हेड का नमूना भी बनवा लाए हैं। देखिए, उन्होंने कॉफ़ी टेबल के निचले खाने से कागज़ निकाला, जिसकी पेशानी पर लिखा था सॉन्ग बर्ड्स क्लब, मैनेजिंग डायरेक्टर NK वर्मा। गोशे में आम का दरख्त, माफ कीजिएगा, गोशे में आम का दरख्त, उस पर चिड़ियाँ, नीचे एक लड़की बैठी तंबूरा बजा रही थी। सबने बारी बारी उस कागज़ को मुलाहिजा किया। जब चिड़ियाँ हैं तो लड़की की क्या ज़रूरत है? आगा फरहाद ने एतराज़ किया। भाई आगा साहब, ये बारीकियां तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, तुम जाके हींग बेचो। और सुनिएगा, इनका नाम था मोती, हमने रखा है सदफ आरा बेगम मोती। वर्मा साहब ने लड़की को हमने रखा है सदफ आरा बेगम मोती। वर्मा साहब ने लड़की को पालतू बिल्ली की तरह मुखातिब किया। कहो सदफ। सदफ?
लड़की ने दोहराया, अरे भाई सदफ फेस है, सदफ फेस है। अस्तगफिरुल्लाह, कहो सदफ आरा बेगम, सदफ आरा बेगम। वर्मा साहब ने एक तवील सांस ली। खैर, अल्लाह मालिक है। कल से इनका शीन काफ दुरुस्त करने की इंटेंसिव ट्रेनिंग शुरू। 1.5 महीने बाद सॉन्ग बर्ड्स क्लब का पहला रेडियो प्रोग्राम, माफ कीजिएगा, 1.5 महीने बाद सॉन्ग बर्ड्स क्लब का पहला प्रोग्राम रेडियो पर भी शेड्यूल कर लिया गया है। क्यों मियाँ? उन्होंने सही हिसाब से दरियाफ्त किया। कतई, उन्होंने पाइप सुलगाते हुए जवाब दिया। अब वर्मा साहब जमीलुन की तरफ मुतवज्जे हुए, माफ कीजिएगा, अब वर्मा साहब जमीलुन की तरफ मुतवज्जा हुए, जो इस दौरान में चुपकी बैठी गौर से सबकी गुफ्तगू सुन रही थी। वर्मा साहब ने उसे वर्मा साहब ने उसे बड़े ध्यान से देखा, फिर दफतन चुटकी बजाकर बोले, कुमारी जलबाला लाहिरी। कौन? हम। हमारा नाम जमीलुन निस्सा बेगम है, जमीलुन ने बिगड़कर कहा। कुमारी जलबाला लाहिरी, वर्मा साहब ने कतईयत के साथ दोहराया, शक्ल में बिल्कुल बंगाली। आप बंगाल से कल आई हैं, जलबाला लाहिरी। ये जलबला कौन है? और बंगाल से आए हमारी बला? हम हुसैनाबाद में पैदा हुए थे, अब पाटे नाले पर रहते हैं। अरे भाई, अब तुम्हारा करियर बना रहे हैं। करियर ना सरियर, वो क्या होता है? तुम्हारा मुस्तकबिल। अरे हमारा करियर अल्लाह मियाँ ना बना पाए, आप क्या बनाएंगे? जमीलुन ने खुशकी से जवाब दिया। नऊज़-बिल्लाह, क्या कुफ्र बकती हो? वर्मा साहब ने बुरा मान कर कहा। जलबाला लहरी, आगा फरहाद ने तौसीफन दोहराया। खूब नाम सोचा। लहरी क्यों? इसलिए कि हम लहरा के चलते हैं? जमीलुन ने सवाल किया। अरे भाई, जरा इस उल्टी खोपड़ी की लड़की को समझाओ। वर्मा साहब ने आजिज़ आकर कहा, लाहिरी एक बंगाली सरनेम है। वर्मा साहब, हम इन्हें समझा लेंगे। अब आप बताइए, रिहर्सल कब शुरू करेंगे? रश्के कमर ने दरियाफ्त किया। वर्मा साहब पैड पर लिखने में मसरूफ थे। सॉन्ग बर्ड्स क्लब, 1 सदफ आरा बेगम, 2 मिस रश्के कमर, 3 कुमारी जलबाला लहरी। और यह है इस नावल की चौथी किस्त। हेलो हेलो, जी हाँ, मैं वर्मा बोल रहा हूँ। अखा आदाबर, मिजाज आली। अरे साहब, आप कहाँ थे? दिल्ली से कब आए? आपने हमारा कॉन्सर्ट मिस कर दिया। जी हाँ, बहुत शानदार रहा। एक मिनिस्टर ने उद्घाटन किया, खूब तस्वीरें खींची, जबरदस्त पब्लिसिटी रही और हाउसफुल। जी नहीं, सिर्फ लाइट म्यूजिक। हमारी आर्टिस्ट लोग गज़ल और गीत की एक्सपर्ट हैं। प्रेस ने बहुत उम्दा रिव्यू किए। इस वक्त भाई माफ़ फरमाइएगा, बात यह है कि आज मंगल की शाम है, वालिदा साहिबा को एक कीर्तन में ले जाना है। आज तो तशरीफ ना लाइए, हम इसी वक्त न रही जा रहे हैं अपने मकान पर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं का तालिब हूँ। तो अगले इतवार को, बहुत खूब,
आधा वर्ष। वर्मा साहब ने फोन का रिसीवर वापस रखकर एक गहरी सांस भरी, आकर दीवान पर गिर गए और फरमाया, माएँ ही आड़े वक्त पर काम आती हैं। अम्मा क्यों इतना सफ़ेद झूठ बोलते हो? दोनों वक्त मिल रहे हैं। कहने लगे, वालिदा साहिबा को कीर्तन में ले जाना है। फरहाद ने चटाई पर लेटे लेटे कहा, कौन था? एक महाबोर। प्रोग्राम की कामयाबी की दाद देने आ रहे थे, हमने टाल दिया। अरे भाई सदफ आ रहा। वर्मा साहब ने आवाज़ दी। सदफ आ रहा किचन में कचालू बना रही हैं। रशीद कमर ने कहा। वो कुर्सी पर बैठी एक रिसाले की वर्क गर्दानी कर रही थी। सदफ आरा ने आज तुम लोगों के लिए बढ़िया खाना बनाया। वर्मा साहब बोले, बहुत भली लड़की है। कमरुन ने कहा। वर्मा साहब अचानक जोश में आकर उठ बैठे। तुम तीनों बहुत लड़की, माफ कीजिएगा। वर्मा साहब अचानक जोश में आकर उठ बैठे। तुम तीनों बहुत भली लड़कियां हो। सुनो रश्के कमर, हमने एक और स्कीम बनाई है। अल्लाह खैर करे। बात सुनो, हम एक उर्दू रिसाला निकालेंगे। कल ही जाकर डिक्लेरेशन दाखिल करते हैं। उसका नाम भी सोच लिया है, गौहर शब चराग। सुभान अल्लाह। फरहाद ने कहा। सदफ आरा बेगम और गौहर शब चराग, आपका जवाब नहीं। और पहले शुमारे में एक मजमून लिखेंगे रश्के कमर के मुतालिक। ये देखो, उन्होंने कागज़ पर जल्दी जल्दी कुछ घसीटा और कागज़ रश्के कमर को पेश किया। मुमकिन उन्वान, रश्के कमर की शायरी, रश्के कमर का नज़रिए फ़न, रश्के कमर का फ़लसफ़ा हयात, रश्के कमर के साथ एक शाम, रश्के कमर के शब व रोज़। आगा फरहाद ने कागज़ लेकर पढ़ा और बोले, ये आखिरी उन्वान हमें पसंद आया। आप लोगों को हमारा मजाक उड़ाते शर्म नहीं आती? रश्के कमर ने उदासी से कहा। मजाक? कमाल करती हो। हम तुम्हारा अदबी करियर बना रहे हैं। वर्मा साहब ने संजीदगी से इरशाद किया। वर्मा साहब ने संजीदगी से इरशाद किया। जमीलुन सोफे पर लेटी थी। बैसाखी के सहारे उठने की कोशिश की। वर्मा साहब और आगा फरहाद दोनों उनकी मदद के लिए लपके। अचानक जमीलुन सर झुकाकर रोने लगी। जमीलुन क्या हुआ? वर्मा साहब ने हड़बड़ाकर पूछा। कुछ नहीं वर्मा साहब। जमीलुन ने कश्मीरी सिल्क की साड़ी के पल्लू से आंसू खुश्क करते हुए कहा, हमें अभी अभी ये ख्याल आया कि क्या हमने जिंदगी में कभी सुख चैन देखा ही नहीं। अब जो अचानक ये हमारा माहौल बदला है, इसमें भी कोई धोखा ना हो। बजिया तो सख्त जान है, हम नहीं हैं। कैसी बातें करती हो भाई जमीलुन? वर्मा साहब ने इंतहाई खुलूस के साथ कहा। अरे आप लोग हमारी राम कहानी सुनेंगे तो यकीन ना आएगा। रश्के कमर कॉफ़ी बनाते हुए बोली, लेकिन हमें हमदर्दी वसूल करने से नफरत है और शर्म भी आती है। हमें नहीं आती शर्म। जब कुदरत को हमारी ये धज्जा बनाने, माफ कीजिएगा, हमें नहीं आती शर्म जब कुदरत को हमारी ये
धज्जी बनाते शर्म ना आई तो हमें क्यों आए। जमील ने रुमाल से नाक पोंछते हुए कहा। वर्मा साहब ने कॉफ़ी की प्याली पेश की। हम पैदा हुए, अम्मा हमारी पैदाइशी में मर गईं। जमील ने कॉफ़ी का घूंट भर के कहा। हम लंगड़े पैदा हुए, खाला ने पाला। गलियों में रुल के लोट पीट कर 5-6 साल के हुए। अम्मा के मरने के बाद घर का खर्च चलाने वाली सिर्फ खाला रह गईं। उनको हो गई तपे दिक। अम्मा जो कुछ जोड़ जकोड़ गई थी वो खाला की दवा दारू में उठ गया। डॉक्टर ने कहा, भवाली जाओ। जो थोड़ा सा पैसा बचा था उसे लेकर हुरमुजी खाला ने भवाली जाने की ठानी। और ये तुम्हारे खालू? आगा फरहाद ने बात काटी। बताते हैं, सुनते जाइए। ये एक हज्जाम हमारे अकीके के लिए बुलाए गए थे। इन बेचारे को हम लोगों से हमदर्दी हो गई। कभी कभार आ निकलते। खाला पहले तो इनसे अपनी चिलम भरवाने की भी खाला पहले तो इनसे चिलम भरवाने की भी रवादार नहीं थी, लेकिन पर्दे में बैठी थी। बीमार पड़ी तो लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। अब दवा इलाज की भागदौड़ कौन करे। हम 6 साल के थे, बजिया 10-11 साल की। ये जुम्मन खां हजाम बेचारे बाहर के काम कर देते। उनके बीवी बच्चे मर चुके थे। वो भी मोहब्बत अपनाइयत के 2 बोलों के भूखे थे। कहने लगे, मैं तुम लोगों के साथ भवाली चलूँगा। हुसैन आबाद का मकान भी किराए का था। हम लोग बोरिया बिस्तर बांध काठ गोदाम रवाना हुए। अब ये निगोड़े यकचश्म जुम्मन खां थे बड़े ऐबी। गांजे और अफीम की लत इन्हें, जुआ ये खेलें। खाला, हम और बजिया जनाना 3rd क्लास में सवार हुए। वो मर्दाना डब्बे में बैठे। मरे को मारें शाहमदार, मरे को मारें शाहमदार। सारा पैसा खाला ने उनके हवाले कर दिया था कि हिफाजत से रखेंगे। वो खुद रोगी, हम दोनों बच्चियां। खैर, काठ गोदाम ट्रेन पहुंची। हम लोग उतरे तो जुम्मन खां ने अपने डब्बे से उतर कर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। बोले, रात को सोते में किसी ने जेब काट ली। खाला ने कोहरा मचा दिया। ऐबी, बज्जात, भांड, शोदे। किसी मुसाफिर के साथ ताश खेलने बैठा होगा। सारी रकम हार गया। उन्होंने हमायल शरीफ हाथ में लेकर कसम खाई कि किसी जेब कतरे ने बटुआ पार कर दिया। उन्होंने जुआ नहीं खेला। हम लोग अपनी किस्मत को रो पीट कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। अब क्या करें। जो नाश्ता साथ था वो भी ख़त्म हो गया। खाला के पास 2-4 रुपए थे, वो भी खर्च हो गए। अब खाएं कहाँ से। जुम्मन खां अपनी किस्मत साथ लाए थे। दूसरे दिन वो प्लेटफॉर्म के सिरे पर जा बिराजे। मुसाफिरों की हजामत बनाने लगे। फिर खाला की समझ में एक बात आ गई। वो हारमोनियम, ढोलकी भी साथ लाई थी। उन्होंने ढोलक बजिया के आगे सरका दी। बजिया ने गाना शुरू किया। मुसाफिरों की भीड़ लग गई। थोड़ी सी आमदनी हुई। नैनीताल जाने वाले अमीर लोग हमारा गाना सुनकर इधर आ जाते, 1-2 रुपया दे देते। रेलवे स्टेशन में पड़े कई दिन गुजर गए।
तो पुलिस ने हकाल दिया। नज़दीक लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे, एक साहिबान था, उसमें जा बैठे। काठ गोदाम भी आधा नैनीताल समझो। खाला की तबीयत बेहतर होने लगी। जरा दम आया तो किसी ने जुम्मन खां से कहा, आसपास के गांव में गा बजाकर काफ़ी कमा सकते हैं। हम लोग लॉरी में बैठकर हल्द्वानी पहुंचे, फिर वहां से और आगे तराई के इलाके में घूमने लगे। अफजलगढ़, लाल डांग, कालागढ़, वहाँ बाग बगीरों की कसरत थी। रात को हम लोग किसी जंगल के रास्ते से गुजरते, शेरों के दहाड़ने की आवाज़ आती। अक्सर खाला मुझे कोसती, कमबख्त कोई शेर भी आकर इसे नहीं खाता। मैं भी कभी कभी दुआ मांगती, अल्लाह मियाँ कोई शेर तेंदुआ भेज दो जो आकर मुझे खा जाए। लाल डांग में कॉर्बेट साहब का बंगला था। वो आदमखोरों की तलाश में बंदूक उठाए जंगल जंगल घूमता था। उस इलाके की आबो हवा इतनी अच्छी थी। खालू जो बरसों हुसैनाबाद के माफ कीजिएगा, खालू जो बरसों हुसैनाबाद के गंदे मकान में महबूस रही थी। माफ कीजिए, मैं 1 मिनट, किताबत की गड़बड़ है, मैं ये फिर से पढ़ रहा हूँ। उस इलाके की आबो हवा इतनी अच्छी थी कि खाला जो परसों हुसैनाबाद के गंदे मकान में महबूस रही थी, अच्छी होने लगी। वो बड़ा सरसब्ज पुरफिजा इलाका था। वहाँ कच्चे रास्तों पर अब भी दो मंजिला शिकरें चलती थीं। हम लोग वहाँ कई बरस घूमे। अफजलगढ़ में ईसाइयों का मिशन था। एक दफ़े उन्होंने इशारतन हमसे कहा कि तुम सब ईसाई हो जाओ और हमारी तबलीगी टोली में शामिल होकर गांव-गांव इसी तरह यसु मसीह के भजन गाओ तो तुम्हारा इलाज भी करा देंगे, स्कूल कॉलेज पढ़ा देंगे। मैंने खाला से कहा, हो जाओ ईसाई, खुदा ना यहाँ है ना वहाँ, फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारा और मेरा इलाज तो हो जाएगा, बच्चियाँ स्कूल में दाखिल हो जाएंगी, इनकी जिंदगी बन जाएगी। खाला हमेशा की हथ छुट। उन्होंने मार मार कर हमें अत्तू कर दिया। टांग तो गारत हुई, बदबख्त ईमान भी खोएगी। उन मिशनरी औरतों ने हमें और बजिया को थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ा दी, ऊन का काम सिखला दिया। जुम्मन खां जात के भान थे। कहते थे उनके दादा परदादा शाही के लखनऊ में नामी गरामी भान थे। ज़माना बदल गया, उनके फ़न के कदरदान ना रहे। जुम्मन खां ने मजबूरन नाई का काम सीख लिया। अब भी उनको 3-4 नकलें याद थीं। बेचारे बड़ी कोशिश से मेलों ठेलों में वही पेश करते। बजिए और हम गाते, खाला ढोलक बजाती। बेचारी खाला ने उनसे निकाह करा लिया। गवारों ने हमारा नाम जमीलुन से जलेबी कर दिया। बजिया इमरती कहलाती थी। बड़ी कठिन जिंदगी थी, लेकिन खाला हुसैनाबाद आने के लिए तैयार न थी। उन्हें यकीन था कि टाट के पर्दे के पीछे मुकीद होकर उन्हें फिर टीबी हो जाएगी। लेकिन गांव और कस्बों में इतनी गुर्बत थी, ज़मींदारों की तकरीबों में 10-5 रुपए एक आध जोड़ा कपड़ा मिल जाता था।
बड़ी मुश्किल से गुजर हो रही थी। फिर पाकिस्तान बना। सिख रिफ्यूजियों के लिए सिख रिफ्यूजियों को बसाने के लिए जंगल काटे गए। उस इलाके में पंजाबी शरणार्थी आबाद होने लगे। वो हमारे गानों और नकलों को क्या समझें। हम लोगों ने फिर अवध का रुख किया। वहाँ एक कस्बे में हम लोग एक सराय में टिके थे। जाड़ों का ज़माना था, रमज़ान का महीना। मुझे वो रात अब तक इतनी साफ याद है। 21 रमज़ान की शब थी। खालू गांव की मस्जिद में तरावी पढ़ने गए थे। मैं और खाला और बजिया सराय के बरामदे में बैठे आग ताप रहे थे। खालू का कायदा था कि मस्जिद से सहरी खाकर वापस आते थे, क्योंकि वहाँ गांव वाले दीनदारों की भेजी हुई सहरी खाने को मिल जाती थी। सहरी के बाद बस्ती की तरफ से नौहे की दिलदोज आवाज़ आती। खालू, बजिया और मैं भी वही नौहा पढ़ने लगते। उसी वक्त धाटे बांधे डाकू सहन में आ कूदे। एक डकैत बजिया को उठा ले जाने के लिए आगे बढ़ा। सराय के आंगन में सहरी के लिए जगह जगह चूल्हे जल रहे थे। हमारी चीखें सुनकर सारे मुसाफिर दौड़ पड़े। डाकुओं को मार भगाया, मगर हम तीनों दहल के रह गए। खालू फजर पढ़कर मस्जिद से लौटे। खाला ने कहा, आज ही शहर वापस चलो, देहात से भर पाए। चुनांचे हम लोग लखनऊ वापस आ गए। यहाँ आगा फरहाद के शागिर्द पेशे में एक कोठरी किराए के लिए खाली थी, उसमें आन बसे। वर्मा साहब और आगा फरहाद मबहूत बैठे सुन रहे थे। जमीलुल ने किस्सा ख़त्म किया तो चौंक पड़े। सदफ आला जो रसोई से आ चुकी थी, कहानी सुनकर आंसू बहा रही थी। मगर ताज्जुब है रश्क कबर, तुम लोग भाबर के इलाके में पली बढ़ी और उर्दू तुम्हारी इतनी नफीस है। वर्मा साहब ने कहा, वर्मा साहब, जहान साहब की रेख्ती खानगियों की ज़बान थी। आगा फरहाद बोले। और हुरमुजी खाला और जुम्मन भांड की तरबियत। रश्क कमर बोली, हुरमुजी खाला सनक गई हैं, लेकिन अब भी उनको दर्जनों शेर याद हैं। ओह, हमारा ख्याल था तुम लोग ज़ात की मीरासन हो। मीरासनें बेचारियाँ शरीफ होती हैं, पेशा नहीं करती। दरअसल हमें और बजिया को गाने का बहुत शौक था, इसलिए खाला ने ढोलक मंगवा दी थी। पर्दा नशीन खानगियाँ गाती बजाती नहीं हैं, हमसे पूछिए। पर्दा नशीन खानगियाँ गाती बजाती नहीं हैं, हमसे पूछिए। अच्छा एक बात बताओ कमरुन, औरतें खानगियाँ क्यों बन जाती हैं? ये भी नहायत गैर ज़रूरी सवाल है आगा साहब, गोया आप तो जानते ही नहीं। रश्क कमर ने उकता का जवाब दिया, इंसान पेट की खातिर सब कुछ करता है, शराफत वराफत सब धरी रह जाती है। ज़्यादातर खानगियाँ सफ़ेद पोश बदहाल घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं। खुद हमारे नाना बेहद शरीफ बेहद गरीब आदमी थे, वो मर गए। अम्मा को उन्होंने जिस शरीफ गरीब आदमी से ब्याह दिया था, वो किसी वबा में चल बसे। हमारे बाप, हम 1.5 बरस के थे। अम्मा 17 बरस की उम्र में बेवा हुई, बिल्कुल बेसहारा रह गई, तो मजबूरन हुरमुजी खाला के मियाँ किसी फौजदारी के मुकदमे में फंस गए थे। वो पुलिस से छुपने के लिए लापता हो गए। खाला के ससुरालियों ने बेचारी को मनहूस कहकर घर से हकाल दिया।
वो भी नाचार अम्मा के पास हुसैनाबाद आ गई। जमीलुन वहीं पैदा हुई थी। उसके बाप उसी शहर के बड़े बाइज्जत इंसान हैं। उन्होंने कभी पलटकर उसकी खबर नहीं ली। ओफो भाई, वर्मा साहब ने गहरा सांस लिया। सदाफारा सुनो तो, सदाफारा से सुनो तो वो भी कम सताई हुई नहीं है। उसे 13 बरस की उम्र में उसकी माँ ने एक झड़ूस जमींदार के हाथ बेच दिया था। वो था सैडिस्ट। उसकी खुशकिस्मती से वो 2 साल में ही लुढ़क गया। ये गढ़ई से भागकर फिर अपने गांव वापस आ गई। सदाफारा अब ज़ारो कतार रो रही थी। कभी आपके पास वक्त हो तो हमारे जुम्मन खां से उनकी दास्तान हयात भी सुनिएगा। ये जो आप लोग अपनी किताबों और रिसालों में बड़ी ऊंची ऊंची बातें लिखते हैं, सब भूल जाएंगे। जमीलुन ने मुस्कुराकर तल्खी से कहा। भांडों की हालत बहुत अलमनाक है। आगा फरहाद सर हिलाकर बोले, फाके कर रहे हैं। हमारे बचपन तक भांड और साधु बच्चे तकरीबों में बुलाए जाते थे। यार वर्मा, तुमको मुस्तफ़ा हुसैन भांड याद हैं? क्या जबरदस्त फनकार थे। धुंधले से याद है। हमारी बुआ की शादी पर बारात के साथ नरही तशरीफ लाए थे। वर्मा साहब ने जवाब दिया, हमें खूब याद है। 80 बरस के थे जो हमने देखा। उस उम्र में भी क्या नाचते थे। बाकमाल रक्कास थे। और बाज़ मरतबा बस खामोश खड़े हो जाते थे, लेकिन इस अंदाज से खड़े होते थे कि महफिल ज़ाफ़रान ज़ार बन जाती थी। और वो उनकी घोड़ा छोड़ने की नकल। अरे ये लोग वेस्ट में पैदा हुए होते तो सारी दुनिया इन्हें जानती और लखपति होते। जुम्मन खालू मुस्तफ़ा हुसैन साहब से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। रशीद कमर ने कहा, आप बताओ। बेचारे जुम्मन खां को नहीं बनना पड़ा। वर्मा साहब बोले, ये जो हमारी सोसाइटी में बेचारे लोएस्ट ऑफ द लोली कहलाते हैं, कभी उनकी ज़िंदगियों में झांक कर देखना चाहिए। हमें तो शोधों पर बहुत तरस आता है। सारी उम्र मुर्दे उठाना, शादियों में निछावर के पैसे लूटना, अजीब व गरीब गालियाँ देना, यही उनकी ज़िंदगी है। और ये इसी तरह अपना पेट पालते हैं। और गोरकुन और मुर्दा शोनिया, आगा फराद ने कहा, भाई अब ज़्यादा डिप्रेस ना करो। वर्मा साहब उदासी से बोले, और अब सॉन्ग बर्ड्स क्लब। जमीलुन ने उसी तल्ख आवाज़ में कहा। जमीलुन ने उसी तल्ख आवाज़ में कहा। तो ये थी अगले जन्म है बिटिया ना कीजो की 2 किस्तें, किस्त 3 और किस्त 4। ये कुल 14 हिस्सों में बटी हुई नॉवेल है या बटा हुआ नॉवेल है। तो अब 4 हिस्से पूरे हुए, 10 हिस्से और बाकी हैं। कोशिश करूंगा कि एक बार में 2-2 हिस्से पढ़ दूं, ताकि ये नॉवेल अगले 5-6 दिनों में पूरा हो जाए। थोड़ी सी सेहत गड़बड़ है, इसलिए जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इंशाल्लाह।
कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।